हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। यह आज हमारा ये पहला वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे एक्टिव सरफेस एजेंट क्या होता है, मतलब सरफेक्टेंट क्या होता है, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे माइसेल क्या होता है, माइसेलाइजेशन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिसलाइजेशन क्या होता है। पूरे हम सरफेस केमिस्ट्री को इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इस सब को हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में समझेंगे, जिससे हमें सरफेस केमिस्ट्री के आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज को समझने में आसानी होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना अकरिंग कहाँ पर, सरफेस एंड इंटरफेस। समझते हैं। अगर मान लेते हैं एक हम बीकर ले लिए, है ना, यहाँ पर एक लिक्विड फिल कर दिए, ये लिक्विड फिल कर दिए, तो यहाँ पर देखिए ये तो इसके जो लिक्विड का जो इन साइड है, इस सरफेस कहलाएगा ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा। तो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उसको हम समझेंगे किसमें डील करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में। साथ में हम इसके अंदर के पार्ट्स को भी देखेंगे, है ना, वो बल्क फिनोमिना कहलाता है। या फिर हम ऐसा करके समझिए एक सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड हो गया, ये हमारा एक सर्फ पूरा अंदर का पार्ट है ये, तो इसका सरफेस फिनोमिना, ये जो सरफेस है बाहर का पोर्शन जो है इसका सरफेस फिनोमिना जो है, इसको हम पढ़ने वाले हैं कि सरफेस में क्या होता है, इसके बाहर में ओवरऑल क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको समझेंगे। और दूसरा है इंटरफेस। इंटरफेस कहने यहाँ पर देखिए, अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर दो लिक्विड ले लेते हैं हम, अलग अलग लिक्विड ले लेते हैं, मान लो एक ऊपर लिक्विड, एक डिफरेंट लिक्विड, है ना, तो इनके बीच में एक इंटरफेस जनरेट हो जाएगा। अगर मान लो दोनों लिक्विड मिसिबल नहीं है तो इनके बीच में क्या होगा, एक फेस जनरेट हो जाएगा, दोनों लिक्विड के बीच में, ऊपर और नीचे के बीच में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरफेस। तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इंटरफेस जरूरी नहीं कि दो लिक्विड्स के बीच में हो। इंटरफेस के लिए क्या है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में भी हो सकता है, सॉलिड गैस के बीच में भी हो सकता है ना, तो या फिर लिक्विड लिक्विड के बीच में भी हो सकता है। मतलब दो अलग अलग फेस के बीच का जो सिचुएशन है, दो अलग अलग फेस के बीच के जो पोजीशन है वो क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंटरफेस क्या होता है और सरफेस क्या होता है। सरफेस क्या है, उस जो मटेरियल है या फिर जिसको हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं उसके सरफेस फिनोमिना की बात करता है, जबकि इंटरफेस दो फेज जहाँ पर मिलता है ना, उस मिलने वाले पॉइंट पे जो फेज होता है, डिफरेंट फेज होता है वो, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ठीक, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे, अब देखते हैं एड्जॉर्प्शन क्या होता है। तो द फिनोमिना ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और गैस, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस या फिर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन एट ए सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। तो कोई भी, अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, एक सबसे पहले हम समझ लेते हैं ना, जिस पे हम एड्जॉर्ब कराना चाह रहे हैं, ये हमारा क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट जिस पे एड्जॉर्ब कराना चाह रहे हैं एड्जॉर्बेंट कहलाएगा। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, जितना भी बाहरी सेक्शन जो है इसका, ये क्या कहलाता है, सरफेस कहलाता है। ठीक, तो बाहर के सेक्शन में कोई भी लिक्विड या फिर सॉलिड गैस लिखा है, यहाँ पे लिक्विड या फिर गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, अगर यहाँ पर आके कंसंट्रेटेड होता है, मतलब यहाँ पर आके क्या होता है, एड्जॉर्ब्ड होते जाता है। तो सरफेस पे अगर एड्जॉर्ब हुआ तो उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, और अगर एड्जॉर्प्शन इसका, है ना, अंदर में भी हुआ, इस एड्जॉर्बेंट के अंदर में भी एड्जॉर्ब हुआ किसी भी लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एड्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, सरफेस पे होता है एड्जॉर्प्शन, है ना। एड्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस पे अगर बाहरी मॉलिक्यूल्स जैसे लिक्विड या फिर गैस के जो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन अगर सरफेस पे बढ़ रहा है, मतलब सरफेस पे क्या हो रहा है, एड्जॉर्ब हो रहा है, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। अगर सरफेस के साथ साथ अंदर भी चला जाए, ठीक है, सरफेस के साथ साथ उस एड्जॉर्बेंट के अंदर पार्ट्स में भी चला जाए, जिसको बल्क बोलते हैं हम लोग, बल्क के अंदर भी चला जाता है, तब उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो द फिनोमिना ऑफ कंसंट्रेशन मैंने बता दिया। तो एड्जॉर्प्शन अराइजेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, कहाँ पर होता है, सरफेस पे, एज द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। तो ये अब मान लेते हैं यहाँ पर इस सरफेस पे हमें देखो, ये तो बल्क अंदर और अंदर का पार्ट है, मतलब बल्क पार्ट बोलेंगे इसको, है ना, इसको क्या बोलेंगे, बल्क पार्ट। लेकिन इसके बाहर वाला पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, ये बाहर वाला पार्ट है, मतलब सरफेस फिनोमिना है। तो अगर हम यहाँ से किसी गैस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो भी हम लेके आ रहे हैं, जिसको यहाँ पर एड्जॉर्ब करवाना है, तो कैसे एड्जॉर्ब होगा, जब तक यहाँ पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा सरफेस पे, है ना, सरफेस पे क्या होना चाहिए, कोई तो अट्रैक्शन
फोर्स होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे उस गैस के मॉलिक्यूल्स को, या फिर देखो लिखे अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए सरफेस पे, और दिस फोर्सेस डेवलप आइदर ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के टाइम डेवलप होता है, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है डी ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से क्या करता है वो बाहरी जो हमारा बाहरी यहाँ पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या करेगा ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये हम नॉर्मल वे में समझा दिया मैंने। एड्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे होगा। अब आते हैं एड्जॉर्बेंट। तो मैंने बताया जिस भी मटेरियल पे है ना, जिस भी मटेरियल पे एड्जॉर्ब होने वाला था वो क्या कहलाता है हमारा सरफेस, सॉरी एड्जॉर्बेंट कहलाता है। सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन अकर्स, मतलब एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जिस सॉलिड सरफेस पे होगा वो कहलाता है आपका एड्जॉर्बेंट, और या फिर सबस्ट्रेट बोलते हैं उसको, जैसे चारकोल हो गया, सिलिका जेल, एलुमिना जेल, क्ले, फुलर्स अर्थ, ये सब क्या है एड्जॉर्बेंट है। द मॉलिक्यूलर स्पीसीज दैट गेट्स एड्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। एक बार और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक एड्जॉर्बेंट है ना, जिसपे एड्जॉर्ब होना है। अगर यहाँ पर एड्जॉर्ब हो गया गैस का मॉलिक्यूल्स, सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा गैस के मॉलिक्यूल्स, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होने के बाद इसको क्या बोलते हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट बोलते हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल जो एड्जॉर्ब हो गया वो क्या कहलाता है एडजॉर्बेट। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है एडजॉर्बेट का, एडजॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होना ही कहलाता है आपका एड्जॉर्प्शन। तो नॉर्मल सा फिनोमिना है एड्जॉर्बेंट, जो मटेरियल हो गया जो बाहर से आके उस पर एड्जॉर्ब हो रहा है वो एड्जॉर्बेट हो गया, और दोनों को जो फिनोमिना जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। ठीक क्लियर। अब आते हैं इंटरफेस। इंटरफेस मैंने बता भी दिया, द कॉमन सरफेस बिटवीन टू फेजेस वेयर द एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल कंसंट्रेट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो ऐसा टू फेजेस है जहां पर एड्जॉर्ब्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेट है वहां पर, वो कहलाता है इंटरफेस। मतलब दो फेसेस के बीच का जो पोजीशन है वो इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं जॉब्सन किसको बोलते हैं। तो देखो व्हेन द एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जहां पर एड्जॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा उसको बोलते हैं जॉब्सन। अभी मैं समझाऊंगा एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जॉब्सन किसको बोलेंगे जहां पर दोनों हो, क्या हो एड्जॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, जहां पर दोनों होता है तब उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। अभी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, डिजॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस। तो जो हमने देखा कि जो एड्जॉर्बेंट पे है ना, जो हमारा सबस्ट्रेट एब्जॉर्ब हुआ था, जो भी गैस मॉलिक्यूल है लिक्विड मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब होता है, इसका बाहर निकलना क्या कहलाता है डिजॉर्प्शन। फिर से जो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आना, मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ था अगर वो फिर से क्या हो रहा है रिमूविंग हो रहा है, कहाँ से एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस से, फ्रॉम कहाँ से सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन का अपोजिट डिजॉर्प्शन। ऑक्यूलेशन क्या होता है, द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड ऑक्यूलेशन, ऑक्यूलेशन। तो जो गैस है अगर वो मेटल सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है तो उसको स्पेशली नाम दिया गया है ऑक्लूजन। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। तो देखो एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमिना है। मतलब ये यहाँ पे समझते हैं, ये हमारा क्या है एड्जॉर्बेंट है। तो एड्जॉर्बेंट के अगर अंदर तक एड्जॉर्ब हो जाए, मान लेते हैं जो क्रॉस कर रहा हूँ ये क्या है हमारा एड्जॉर्बेट है, जो क्या हो रहा है एड्जॉर्ब हो गया सरफेस पे, तो एड्जॉर्ब हो गई हो, साथ में कहाँ पर एड्जॉर्ब हो गया वो बल्क में भी चला गया। ठीक, बाहर में होना सरफेस पे है और अंदर तक चला गया तो बल्क में चला गया। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमिना, मतलब सरफेस प्लस अंदर में भी चला जाना एब्जॉर्प्शन है, जबकि एड्जॉर्प्शन क्या होता है ओनली सरफेस फिनोमिना है। उस केस में क्या होगा, आपको ये अंदर वाला पोर्शन पे एड्जॉर्ब नहीं होगा, ओनली सरफेस पे अगर एड्जॉर्बेट आपका एड्जॉर्ब होता है तो कहलाता है वो सरफेस फिनोमिना। ठीक है, तो इट इज द फिनोमिना इन विच ए substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है जो एड्जॉर्बेट है वो बल्क में मतलब उस मटेरियल के अंदर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि इसमें क्या है सरफेस पे होगा रेदर देन बल्क और सॉलिड। तो ये सरफेस फिनोमिना है। तो यहाँ पर जो भी एड्जॉर्बेट या जो भी स्पीसीज है आपका है ना, जो जिसको आप एड्जॉर्ब कराना चाह रहे हैं वो सरफेस तक में रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है द कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड। तो कॉन्सेंट्रेशन हर पूरे बल्क में एक समान होता है। वैसे द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेंट इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। अगर सरफेस एड्जॉर्बेंट का सरफेस ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होते जाएगा। जैसे एग्जांपल है इंक,
इज एब्जॉर्ब्ड बाय द चाक। अगर चाक इंक को एब्जॉर्ब करता है तो पूरा ही एब्जॉर्ब करता है अंदर तक। लेकिन वो हो गया आपका एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अमोनिया गैस इज प्लेस्ड इन ए कॉन्टेक्ट विथ चारकोल गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल। तो चारकोल के द्वारा जो अमोनिया गैस को जो एब्जॉर्ब होता है वो अंदर तक नहीं जाता, वो उसके ऊपर में ही एब्जॉर्ब होता है, सरफेस पर भी एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और जिसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, मतलब सरफेस पे भी एब्जॉर्ब हो रहा है और साथ में अंदर में भी जा रहा है, बल्क में भी जा रहा है, उसको मैंने बताया था अभी जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, जॉर्प्शन याद रखेंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन मेनली हम दो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को पढ़ रहे हैं ना, एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो इसमें क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक है केमिकल एब्जॉर्प्शन, जिसको फिजियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं और इसको केमियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं। देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए फिजियोजॉर्प्शन कब होगा, सबसे पहले हम समझते हैं, फिर यही ये क्या है हमारा एड्सॉर्बेंट है ना, एड्सॉर्बेंट है। और यहाँ पर मान लेते हैं हम, हमारा क्या है, ये हमारा है एड्सॉर्बेट, जिसको हम एड्सॉर्बेट है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एड्सॉर्ब कराना है। कहाँ पे कराना है, सरफेस पे कराना है, याद रखना सरफेस पे ही कराना है, क्योंकि हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन के देख लेते हैं। तो अब देखिए, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीक वांडर वाल फोर्सेज। तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स है, इनके बीच सरफेस और जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का अगर फोर्स वीक फोर्स है, तब जिस टाइप से एड्सॉर्प्शन होगा उसको हम, वीक फोर्स के वजह से जो एड्सॉर्प्शन होगा वो कहलाता है आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन जब अट्रैक्शन फोर्स क्या बहुत ही स्ट्रांग हो, जैसे वीक फोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, वांडर वाल फोर्स, ये सब के थ्रू अगर एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो रहा है, फोर्स वीक है, हाँ फोर्स क्या वीक है, वांडर वाल वीक फोर्स है, तो उसको फिजियोजॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, स्ट्रांग फोर्स होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग, अगर इसके थ्रू इनके बीच बॉन्डिंग बनता है, कि इनके बीच एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच उसके सरफेस में, तब उसको बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। देखो बॉन्ड अगर वीक है तो उसका एनर्जी भी कम रिलीज होता है ना, तो इसलिए हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कितने, -20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में है। पर मोल है ये, वन यहाँ नहीं। ठीक है, -20 to 40 किलो जूल पर मोल है। डेल्टा एच, ये डेल्टा एच है, डेल्टा एच हीट एंथैल्पी जो रिलीज होता है हीट। ठीक है, तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई होगा इसके केस में, क्योंकि बॉन्ड हमारा स्ट्रांग है, इसलिए डेल्टा एच क्या होगा हमारा, डेल्टा एच ज़्यादा है, 22 लेकर के 400 किलो जूल के बीच में होता है ना, पर मोल, किलो जूल पर मोल याद रखेंगे। तो जितना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये हो गया। ठीक है, इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। कहीं पर भी अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल में या किसी भी एड्सॉर्बेंस में बात करें, थोड़ा बहुत एड्सॉर्ब हो ही जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वीक फोर्स सभी जगह होता है। तो अगर वीक फोर्स है तो एड्सॉर्ब हो ही जाता है, इसलिए स्पेसिफिक नहीं हुआ ये। लेकिन ये क्या है, ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। रीज़न ये है क्योंकि हमें केमिकल एड्सॉर्प्शन अगर कराना है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हर जगह नहीं होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इजिली फॉर्म नहीं होता है, उसके लिए पूरे प्रॉपर बॉन्डिंग एरिया होना चाहिए तभी जा करके, इसलिए स्पेसिफिक बोला गया है इसमें। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, तो नॉर्मल हम इतना ही जानना है। अगला देख लेते हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये वीक वांडरवाल फोर्स के थ्रू अगर एड्सॉर्ब हुआ है तो इजिली ये रिमूव भी हो जाता है। थोड़ा बहुत हीट टेम्परेचर देते हैं हम लोग तो डिजॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड इसका वीक है। लेकिन इसमें क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है तो ये इजिली टेम्परेचर देने से, नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब ये इरिवर्सिबल है, मतलब इसमें डिजॉर्प्शन इजिली नहीं होता। ठीक, अब आते हैं, इट फॉर्म से मल्टी लेयर, जबकि इट फॉर्म से यूनी लेयर। मल्टी लेयर क्यों बोला जा रहा है समझते हैं। अगर ये हमारा क्या है, एड्सॉर्बेट है, तो ये वीक बॉन्ड की वजह से एक लेयर बन जाता है, ये है ना, एड्सॉर्बेट एक लेयर में एड्सॉर्ब हो गया यहाँ पर। ठीक, पहला वीक बॉन्ड, वीक वांडरवाल की वजह से एड्सॉर्बेट एक लेयर में बॉन्ड होगा। लेकिन अब ये जो एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो चुका है, जो गैस के मॉलिक्यूल है, अगर वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गया, उसके बाद फिर से और जो गैस के मॉलिक्यूल्स है जो बाहर में है, वो फिर इसके ऊपर में एड्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वीक फोर्स में पहले भी बोला हूँ, वीक फोर्स क्या होता है,
हर जगह है ना, वीक फोर्स होने की वजह से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो ही जाता है, तो उस मटेरियल के ऊपर में सरफेस पे एक नॉर्मल एड्जॉर्ब हो जाता है वो एक गैस के मॉलिक्यूल्स आकर के, फिर उस गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर में फिर एक गैस के मॉलिक्यूल्स का अलग अलग लेयर बनते चला जाता है, क्योंकि वीक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं और लेयर पे लेयर बन जाता है, क्योंकि वीक फोर्स तो नॉर्मली सभी में होता है ना, वांडर वाल वीक फोर्स, इसीलिए मल्टी लेयर कहने लगता है, क्योंकि एक लेयर के ऊपर लेयर बाई लेयर बनते चला जाता है, तो ये मल्टी लेयर कहलाता है। जबकि इसमें क्या है, यूनिमोलिकुलर लेयर है, मतलब ये सिंगल एक लेयर फॉर्म करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जरूरी नहीं कि हर लेयर में हो, तो मेनली एक लेयर फॉर्म होता है सरफेस के, सरफेस पे क्या होता है रहेगा, और एड्जॉर्ब हुआ बस सिंगल एक लेयर है ना, उसमें फिर एड्जॉर्बेट के ऊपर और एड्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मेन रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब हम आते हैं, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आपको इसमें नहीं कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगता, जबकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। रीजन क्या है, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लगेगा ही, तभी जाकर के कोई किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वांडर वाल एड्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं लैंगमुर एड्जॉर्प्शन, ये नॉर्मली नाम भी है, इसको भी याद रखेंगे आप। लैंगमुर एड्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन को बोलते हैं। तो देखो फिजियोजॉर्प्शन लिखा है ना, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये मेनली फिजियोजॉर्प्शन किस में होता है, टेम्परेचर क्या चाहिए, लो चाहिए, और जैसे हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा ये डिजॉर्प्शन होने लगता है, मतलब वो डिक्रीज होने लगता है। जबकि केमिजॉर्प्शन में क्या है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन अगर प्रोसेस हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बनाना है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर देना भी पड़ जाता है हमें, है ना, इसलिए पहले इंक्रीज होता है, देन और ज़्यादा हम जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तब जा करके डिजॉर्प्शन होता है, डिक्रीज होता है। तो ये नॉर्मल आप कुछ कुछ बेसिक जो डिफरेंसेस थे मैंने बता दिया, ताकि अगर आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन पूछा जाए कि केमिकल एड्जॉर्प्शन पूछा जाएगा तो आप इजीली बना पाएंगे, है ना। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है जिससे एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट, तो एड्जॉर्बेंट का नेचर, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक हम ले लेते हैं एड्जॉर्बेंट है अपना, है ना, ये एड्जॉर्बेंट है, तो यहाँ पर हमारा गैस का मॉलिक्यूल है जिसको हमें क्या कराना है, एड्जॉर्ब कराना है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसके सरफेस पे, तब तो अच्छे से एड्जॉर्ब होगा, ये सरफेस पे अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो अच्छे से होगा। अगर सरफेस के पास वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो ये अच्छे से एड्जॉर्ब नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि नेचर पे डिपेंड करता है किसके, एड्जॉर्बेंट के बॉन्डिंग कैपेसिटी पे, एड्जॉर्बेंट में कितना डी ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, उसके अकॉर्डिंग, तो नेचर पे तो डिपेंड करता है एड्जॉर्बेंट के। सेम वैसी एड्जॉर्बेंट के नेचर पे, अगर हमारा एड्जॉर्बेंट जो है ना, अगर हमारा जो एड्जॉर्बेंट है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है जिसको हम एड्जॉर्ब कराना चाह रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने वाला है, तो इजिली एड्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर वो बॉन्ड बनाने में नहीं बनाना है उसको, बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा है वो, तो लेट में लगेगा। तो इसके नेचर पे भी, एड्जॉर्बेंट के नेचर पे भी, बॉन्डिंग कैपेसिटी पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट मतलब बॉन्डिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, वैसे ही एड्जॉर्बेंट के भी नेचर पे डिपेंड करेगा। अगला है सरफेस एरिया, अगर एक इतना ले लेते हैं, अब एक इतना बड़ा एड्जॉर्बेंट ले लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है सेकेंड वाले केस में, पूरे सरफेस एरिया है ना, जबकि इसमें सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से, इंक्रीजेज होने से हमारा एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है, इस लिख देंगे सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होने से एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक, क्लियर। टेम्परेचर, जैसे मैंने पहले भी बताया हूँ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिजॉर्प्शन होता है। ठीक है, डिजॉर्प्शन मतलब रिमूवल होता है किसका, एड्जॉर्बेंट का। तो टेम्परेचर को एक लिमिट तक, नॉर्मल अगर देखा जाए फिजियोजॉर्प्शन की बात करें और फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें, तो उनको लो टेम्परेचर चाहिए, तब अच्छे से एड्जॉर्ब होगा। फिर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिजॉर्प्शन होने लगता है। लेकिन अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो थोड़ा टेम्परेचर चाहिए उनको पहले, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होना है वहाँ पे, फिर एड्जॉर्ब होता है। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं उसके बाद भी, तब वो डिजॉर्प्शन होने लगता है। ठीक है, वैसे प्रेशर अगर इंक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन हमारा इंक्रीज होता है, याद रखेंगे। अब इसको समझेंगे कैसे, तो ये हमारा एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, ये एड्जॉर्बेंट है। अब बाहर में हमारा गैस के मॉलिक्यूल जो है, अगर इसको हम हाईली प्रेशर दे रहे हैं, ऊपर से प्रेशराइज प्रेशर करेंगे ना, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, इसके पास आते जाएगा, किसके पास, एड्जॉर्बेंट के पास, के सरफेस के पास, है ना। तो एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने से भी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन कम होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट सॉरी एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है, बॉन्डिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, नॉर्मल लिखना है आपको।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है मैंने बता दिया, एड्जॉर्बेंट, इंटरफेस, जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, सबको मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले वीडियो लेक्चर को समझने के लिए, क्योंकि इसके बेस पे ही हम सरफेस टेंशन, अदर और बहुत सारे सरफेस केमिस्ट्री में जो फिनोमेना होता है उसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।